आज जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी हमारी ऑन द टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। क्लियर? ये आपके पार्टनरशिप अकाउंटिंग का पहला चैप्टर है। क्लियर? और जहाँ तक हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करें, आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग 25 मार्क्स की है। 25 मार्क्स का आपके पार्टनरशिप फर्म से आता है, जिसमें आपके चार बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। पहला है फंडामेंटल्स, सेकंड है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, थर्ड है आपका रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, एंड फाइनली इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। क्लियर? तो आपकी ब्रॉडली स्पीकिंग पार्टनरशिप अकाउंटिंग में चार चैप्टर्स हैं, और इसका वेटेज जो बोर्ड एग्जामिनेशन में है दैट इज ऑलमोस्ट 25 मार्क्स, जिसमें से आपको एक 6 नंबर का क्वेश्चन एडमिशन के चैप्टर या फिर रिटायरमेंट या डेथ से आता है। ये इंटरनल चॉइस के साथ आता है। क्लियर? आपको जो 8 नंबर का, नॉट 6 मार्क्स, रेदर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एडमिशन और रिटायरमेंट एंड डेथ, या तो एडमिशन का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर रिटायरमेंट या डेथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इंटरनल चॉइस के साथ 8 नंबर का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा 6 नंबर का कंफर्म डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से क्वेश्चन आता है। क्लियर? 6 नंबर का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद बचा आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्लियर? तो कई बार आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर? और एक क्वेश्चन हो सकता है जो आज हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इन फंडामेंटल में से भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन जनरली आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से रिलेटेड हो सकता है, या फिर पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है। क्लियर? या फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड हो सकता है। ये तीनों चीजें जो मैं कह रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट या पास्ट एडजस्टमेंट, ये तीनों कंसेप्ट आपके अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल के हिस्से हैं। इन तीनों में से किसी एक कंसेप्ट का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कौन सा आएगा? क्या आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने को आएगा, या फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट आएगा, या फिर पास्ट एडजस्टमेंट आएगा? इसको हम नहीं कह सकते हैं, पर इन तीनों कैटेगरी में से एक कैटेगरी का क्वेश्चन जरूर आता है। तो यू काइंडली नोट दिस थिंग कि यू विल हैव 4 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम द partnership firm fundamentals, that is your first chapter in the partnership firm. Clear? Now move on to this topic कि what are the topics that will be involved under this head। हम fundamentals of partnership firm में किन किन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है फंडामेंटल्स, इसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक कवर्ड रहेंगे, वो रहेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पहला जो कंटेंट रहेगा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप का रहेगा। एंड यू नो वेल कि मीनिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 11th स्टैंडर्ड आल्सो। सेम मीनिंग विल कम। सेकेंड विल बी द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये फीचर्स भी वे सारे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे जो हमने 11th क्लास में एज अ पार्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप के लिए पढ़े थे। नई चीज़ जो होगी वो होगी आपके लिए द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दैट वी प्रिपेयर। क्लियर? पार्टनरशिप में जो डिफरेंट तरीके के अकाउंट्स बनाए जाएंगे। अभी ऑन स्क्रीन आपको दो ही तरीके के लेजर अकाउंट्स दिख रहे हैं। वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दो अकाउंट इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि एक
अजम्पशन के तहत पार्टनरशिप अकाउंटिंग आपके सिलेबस में डाली गई है, और वो अजम्पशन क्या कहती है कि बच्चे को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है, बच्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता है। अगर हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग की भी बात करें तो जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वी प्रिपेयर्ड इन पार्टनरशिप आर बीन सिमिलर टू द अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जहां हम सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। जहां हम सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। क्लियर? उसके बाद हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट बनाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। यहाँ पे एक चेंज होगा। क्लियर? आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद अगर थर्ड स्टेप पे कोई लेजर अकाउंट और बनेगा तो दैट इज गोइंग टू बी योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी पोजीशन थर्ड नंबर पे होती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं। व्हेन इट कम्स टू द पार्टनरशिप अकाउंटिंग, इट विल बी द फोर्थ स्टेप। क्लियर? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जब भी मैं ये इसको एनी एडिटिंग आई ट्राई टू डू into the slides, so it's not permitting making any change, so just wait. ओके, सी सबसे पहले अगर हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करें, जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप में पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर थर्ड स्टेप पे हम बैलेंस शीट बनाते थे, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में थोड़ा सा चेंज है। हम ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। थर्ड स्टेप पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, और फोर्थ स्टेप पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं, और फाइनली एट द एंड वी प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। वी हैव ट्रेडिंग अकाउंट, then we have profit and loss account, then we have profit and loss appropriation account, then we have partners capital account, and finally we have to prepare balance sheet. But आपके सिलेबस को इस सोच के तहत डेवलप किया गया है कि बच्चे को ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को आता है। इसीलिए आपका जो सिलेबस शुरू होता है वो कहीं ना कहीं पे बेसिक कंसेप्ट्स के बाद द मीनिंग एंड द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं उन बेसिक कंसेप्ट के बाद सीधा आपका कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से शुरू हो जाता है। क्लियर? तो पहली चीज़ जो प्रैक्टिकली हमें डेल्ट करनी होगी प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखना होगा। क्लियर? तो जैसे ही हमारे आज के फंडामेंटल्स डेल्ट हो जाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद किस तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्लियर? और उसके बाद कैसे हम इसको बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। जब बैलेंस शीट की बात आएगी तो ये हमारे फर्दर चैप्टर्स में आएगा, जब हम एडमिशन करेंगे पार्टनर्स की, रिटायरमेंट करेंगे या फिर डेथ करेंगे। फॉर द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट हमें केवल दो ही चीज़ें बनानी सीखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई एम रिपीटिंग, आफ्टर P&L account
यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बच्चे को पीएनएल अकाउंट आता है, इसीलिए इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन योर सिलेबस। क्लियर? सो इट इज बेस्ड ऑन द assumption कि students are capable of preparing P&L account, they should be only told how to make P&L appropriation account। तो आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल्स प्रैक्टिकली P&L एप्रोप्रिएशन से शुरू होगा, देन इट फॉलोड बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो केवल पार्टनर्स कैपिटल तक ही रहेगा और उनके फॉर्मेट्स तक ही रहेगा। आज आपको केवल कुछ फॉर्मेट सिखाए जाएंगे, कल इनका क्वेश्चन में वर्किंग सिखाया जाएगा। क्लियर? इन द नेक्स्ट लेक्चर आपको इन क्वेश्चंस का एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्किंग दिखाया जाएगा। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, जो कि आपको पता ही है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। क्लियर? आपको बताया भी गया था, पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी, और साझेदारी के लिए दो न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है। मिनिमम 2 persons are required। Clear? Partnership is a relation between 2 and more person। ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक संबंध है, एक समझौता है। किस तरीके का समझौता है? Who has agreed to share the profit of the business। ये वो व्यक्ति हैं who has agreed to share the profit of the business, जिन्होंने कहा है कि हम बिजनेस के प्रॉफिट को बांटेंगे एक पर्टिकुलर रेशियो में या फिर इक्वल, जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और एज पर द एग्रीमेंट। क्लियर? उस बिजनेस के प्रॉफिट को विच इज टू बी कैरिड आउट बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर? ये बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस एक पार्टनर चला रहा हो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, या सभी पार्टनर मिलके चला रहे हो। तो पार्टनरशिप का मीनिंग होता है अ एसोसिएशन और अ रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर पर्सन who has agreed to share the profits of the business equally or in certain ratio or as per the agreement for the business which is carried out by all or any of them acting for all। So this is the meaning given to you as per the Indian Partnership Act 1932, जो कि आपको पता है। Clear? Now moving on to what are the features, characteristics and the nature of partnership firm। हमने 11th क्लास में भी सीखा था। सबसे पहले अगर हम बात करें मेंबर्स की, हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी देयर इन पार्टनरशिप फर्म, तो इन पार्टनरशिप फर्म द मिनिमम members will be 2 and maximum limit which the government has prescribed is 50। ये चीज़ याद रखेंगे, हमने पिछले साल भी आपको बताया था पार्टनरशिप में मिनिमम 2 persons are required and maximum numbers which is been permissible by the government as per the regulating act is been 50। Clear? Second, ये पार्टनरशिप वो होती है where there is been a agreement। Clear? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट पे बेस्ड होती है and this agreement may be oral or this may be and written। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। अगर आपका जो एग्रीमेंट रिटन होगा, इन दैट केस दैट रिटन डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, जो कि हमने 11th में भी पढ़ी थी। पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जब हम एक पार्टनरशिप फर्म में एक लिखित समझौता करते हैं, उस लिखित समझौते में हम सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख देते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज लिख देते हैं, दैट एंड बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप डाल देते हैं। दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज बीइंग टर्म्ड टू बी अ पार्टनरशिप डीड। नाउ फोर्थ और थर्ड फीचर इज पार्टनरशिप इज फॉर्म टू कैरिड आउट द लॉफुल बिजनेस। जो भी बिजनेस दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके
करते हैं और प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं, वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। क्लियर? दैट बिजनेस शुड नॉट बी अनलॉफुल। क्लियर? और लॉफुल के लिए आपको पता है जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉफुल बिजनेस की डेफिनेशन देता है वो हमें यहाँ फॉलो करनी है। द मेंबर्स इन्वॉल्व इनटू द पार्टनरशिप फर्म शुड बी ऑफ साउंड माइंड, वो साउंड माइंड होने चाहिए। क्लियर? उनमें से जो भी व्यक्ति हैं दे शुड नॉट बी व्हाट यू कैन से, ऐसे नहीं होने चाहिए विच आर बीन माइनर। माइनर को हम पार्टनरशिप में ले लेते हैं लेकिन ओनली फॉर द प्रॉफिट पर्पस। क्लियर? नॉट फॉर शेयरिंग ऑफ द लॉसेस। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्टनरशिप के लिए रिक्वायरमेंट होती है जो बिजनेस वी आर बीन कैरिंग आउट दैट शुड बी अ लॉफुल बिजनेस। लॉफुल में दो चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, द एक्टिविटीज कैरिड आउट एंड द कंपोजिशन। क्लियर? एक्टिविटीज जो हैं वो इलीगल नहीं होनी चाहिए और जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का कंपोजिशन है वो भी एज पर द गाइडलाइंस होना चाहिए, एज पर द एक्ट मींस 2 मिनिमम मैक्सिमम 50, तो इट शुड नॉट एक्सीड दैट लिमिट ऑफ मेंबरशिप नंबर्स। सेकंड, ऑल पीपल आर ऑफ साउंड माइंड, सारे के सारे व्यक्ति साउंड माइंड हो। और तीसरे, none of a person has been declared to be unqualified to enter into the partnership, कोई भी पार्टनर अनक्वालिफाइड लॉ के द्वारा ना किया गया हो कि वो पार्टनरशिप फर्म या किसी एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता है। तो लॉफुल के लिए कंपोजिशन का भी लॉफुल होना ज़रूरी है और मेंबर्स के नंबर्स का भी लॉफुल होना ज़रूरी है। जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है पार्टनरशिप में वो पार्टनर्स आपस में बांटते हैं, उसकी रेशियो एग्रीड हो सकती है या फिर इक्वल हो सकती है। क्लियर? इफ इट इज अ एग्रीमेंट एंड इफ दे डिसाइडेड इट सम रेशियो तो दे विल शेयर इन सर्टेन रेशियो, otherwise they will share equal. In absence of any information, profit of the partnership firm are being shared equal. इन चीज़ों के बारे में आपको आगे भी बताया जाएगा कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है, मींस पार्टनरशिप डीड नहीं है, तब क्या रूल्स फॉलो होते हैं। तो उनमें पहला रूल ही होता है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप profits are shared equally. Next, you know well, this partnership is regulated by Indian Partnership Act 1932. So, what is been a regulating act to govern partnership form of business in India? It is the Indian Partnership Act 1932. Lastly, which is again contained in your definition only, the business can be carried out by all or any of the partner acting for all. पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें बिजनेस एक पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल भी कैरी डाउन हो सकता है और ऑल पार्टनर में भी कैरिंग डाउन दैट बिजनेस ऑल टुगेदर। मीन्स बिजनेस कैन बी कैरिड आउट बाय ऑल और एनी ऑफ द वन पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। इसीलिए हम पार्टनरशिप फर्म को बिजनेस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी भी कहते हैं। If someone asks you, is partnership is an mutual agency form of business, so your answer is to be yes. And mutual agencies only mean this thing: the business can be carried out by all or any of the partner acting for all. Means every partner is a principal also and every partner is a agent also. म्यूचुअल एजेंसी का ही मतलब होता है कि पार्टनर के बीच में परस्पर एक संबंध है जो कि कैसा है, एक प्रिंसिपल और एजेंट का है। ठीक, इसी को हम म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पे, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज एन स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? आई कैन ऐड हियर द स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की स्टेटस क्या होती है? क्लियर?
यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव से आपको स्टेटस बतानी होती है, एक लीगल एंड एक अकाउंटिंग। क्लियर? दोनों पर्सपेक्टिव से आपको स्टेटस बताना होता है, लीगल और अकाउंटिंग। लीगल स्टेटस की हम बात करें तो पार्टनरशिप को क्योंकि हम म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं, एक पार्टनर कैन बी अ पार्टनर आल्सो, one partner can be an agent also. Clear? Any act done by a partner is considered to be an act of partnership business, or any act done by all partner is considered to be an act of individual partner also. Means कोई भी बिजनेस को कैरी डाउन करे, चाहे एक पार्टनर इंडिपेंडेंटली ये सारे पार्टनर ऑल टुगेदर, वो पार्टनरशिप फर्म बिजनेस ही कहलाता है। इसका मतलब अगर हम स्टेटस की बात करें तो पार्टनरशिप में लीगल स्टेटस, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म बिजनेस अलग अलग नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। पार्टनरशिप में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म बिजनेस अलग अलग नहीं होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पार्टनर, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस इज नॉट बीन डिफरेंट। क्लियर? अगर लीगल स्टेटस की बात हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें या फिर हम पार्टनरशिप की बात करें तो सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन दोनों कॉन्टेस्ट में अगर हम अकाउंटिंग स्टेटस की बात करें तो अकाउंटिंग स्टेटस में सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करती है। आप अकाउंटिंग स्टेटस में लिखेंगे पार्टनर आर डिफरेंट एंड पार्टनरशिप फर्म इज डिफरेंट। क्लियर? इसीलिए क्या होता है, जो भी पार्टनर कैपिटल लेके आता है हम पार्टनरशिप में उसको लायबिलिटी के तौर पे दिखाते हैं। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। Owners are different and businesses are different. Owner here is partner. In case if they bring anything in the form of capital, that capital will be shown on the liability side of the balance sheet. Clear? So anytime you are being asked the status of partnership, what is the status of partnership, तो आप दोनों पर्सपेक्टिव से लिखेंगे, बताइएगा फ्रॉम लीगल स्टेटस व्यू पॉइंट no separate legal entity, from accounting status viewpoint separate legal entity। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नाउ क्वेश्चन इज, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि मान लीजिए कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब देयर इज अ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इफ देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट दैट मीन्स देयर इज अ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। अगर हमने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया है तो क्या रूल्स अप्लाइड होते हैं एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक रूल लागू होते हैं। उन रूल्स को आप याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। क्लियर? अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनर्स 2 हों, पार्टनर्स 4 हों, पार्टनर 10 हों, उनको प्रॉफिट इक्वली ही शेयर करना है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। हो सकता है एक पार्टनर ने 20 लाख रुपया दिया है, एक पार्टनर ने 10 लाख रुपया दिया है, एक ने 5 दिया है, तो 20 जिसने ज़्यादा दिया है उसको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, और डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर पार्टनर्स ने एक दूसरे को ड्राइंग अलाउ करी है तो उस ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर से नहीं लिया जाएगा। इट विल बी विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑल शॉर्ट ऑफ ड्राइंग विल बी विदाउट इंटरेस्ट इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर। क्लियर? इसके अलावा
किसी पार्टनर को कोई सैलरी, कमीशन या रेम्युनरेशन नहीं दी जाएगी एडिशन टू द प्रॉफिट शेयर। कई बार कुछ पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन पार्टनरशिप फर्म में ज़्यादा रहता है, तो अगर पार्टनरशिप डीड बनती है तो ज़रूर जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में भी पढ़ा था, एक एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, एक स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। तो जो स्लीपिंग है उसको तो कम मिलना चाहिए, फिर एक्टिव को ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन ये तब ज़्यादा या कम हो सकता है जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड हो। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे या कम कंट्रीब्यूट करे, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कैपिटल पे, कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई किसी तरीके की सैलरी या कमीशन या रेम्युनरेशन नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको जनरली 1 नंबर में पूछा जाता है कि अगर पार्टनर ने लोन लिया, उसने ड्राइंग नहीं करी, उसने बिजनेस से पैसा लोन के तौर पे लिया और हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस केस में क्या हम उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहती है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो भी अगर एक पार्टनर ने लोन लिया है तो उससे 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज लिया जाएगा, इवन इफ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। क्लियर? और अगर पार्टनरशिप डीड होगी, उसमें 8% बोला होगा तो 8% के हिसाब से लिया जाएगा, 10% बोला होगा तो 10% के हिसाब से लिया जाएगा, 12 बोला होगा तो 12 के हिसाब से। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी मिनिमम 6% के हिसाब से, विच इज अ फिक्स रेट, interest on partners loan is charged. Clear? So these are the basic rules at the time when partnership deed is absent. Clear? Now moving on, जो हमने अभी बात करी थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम सीधे बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लियर? यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद हम सीधे बैलेंस शीट पे नहीं जाते। जो मैंने बिगनिंग ऑफ द लेक्चर में ही कहा, हम सीधे बैलेंस शीट में नहीं जाते हैं, हम पीएनएल अकाउंट के बाद एक लेजर अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज आपके साथ इस लेक्चर में इन दोनों अकाउंट्स के फॉर्मेट शेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पे रहेगा, उस पे मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की वर्किंग भी सिखाऊंगा और क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की वर्किंग भी सिखाऊंगा और उनके कैपिटल अकाउंट भी बना के बताऊंगा। इस लेक्चर में केवल आप यही समझिएगा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का ये फॉर्मेट है और ये चीज़ें इस फॉर्मेट के तहत आती हैं। ये कैसे आती हैं, दैट विल बी एक्सप्लेन टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सबसे पहले आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा बैलेंस होता है विच इज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीएनएल अकाउंट। अगर हमारे पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट आया होगा तो आपको पता है प्रॉफिट आपके लेफ्ट हैंड साइड आता है, लेफ्ट हैंड साइड से वो राइट हैंड साइड में जाएगा, लेजर से उसका चेंज होगा। क्लियर? दिस विल कम ऑन दिस साइड फ्रॉम द पीएनएल अकाउंट। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में आता है, you bring it on the credit side of P&L account. Similarly, the profit which comes on the debit side of the P&L account will come on the credit side of the P&L appropriation account, and vice versa. Vice versa means अगर लॉस होगा तो वो आपके क्रेडिट साइड में अपेयर हो रहा होगा, बाय नेट लॉस दैट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन डेबिट साइड, दिस साइड here. Clear? So we are presuming it कि there is a profit, so we have brought in here. If there is a loss, it will bring to this side, the debit side of P&L appropriation account. इसके बाद यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो पार्टनर्स ने ड्राइंग की होती हैं, उनसे जब हम उनसे
इंटरेस्ट लेते हैं वो इंटरेस्ट आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में आता है। ये कैसे आता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इसको खुद समझने की कोशिश करिएगा, अपने लॉजिक्स लगाइएगा ऐसा क्यों होता है, देन वी विल मेक यू अंडरस्टूड कि ऐसा क्यों होता है, एंड मैच विथ कि आपने सही सोचा था या फिर गलत सोचा था। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कम्स ऑन डेबिट साइड, सैलरी एंड कमीशन कम्स ऑन डेबिट साइड, transfer to reserves comes on debit side, and the balance, if credit side is more, we get that balance on the debit side. इस डेबिट साइड वाले बैलेंस को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो यहाँ पे दिखाया गया है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल और करेंट अकाउंट, बी कैपिटल और करेंट अकाउंट, इस प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड कम्स मोर, debit side comes less, we will get a balance here, and this balance is a divisible profit, a profit which is to be divided among the partners. Clear? एक चीज और आपको अगले लेक्चर में बताई जाएगी कि केवल यही आइटम्स क्यों आती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, रिजर्व, केवल यही आइटम्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्यों आती हैं, क्यों नहीं इन आइटम्स को हम पीएनएल अकाउंट में ही दिखा के वहीं से प्रॉफिट को बांट देते। क्लियर? तो दैट विल बी गिवन टू यू आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ यू मूव ऑन कि इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन से जो भी हमें, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट होगा डिविजिबल प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड आएगी तो बैलेंस इस तरफ आएगा, वो होगा डिविजिबल लॉस। तो लॉस विल टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर्म वो होती है, अगर प्रॉफिट होता है तो भी पार्टनर्स में बढ़ता है, लॉस होगा तो भी पार्टनर्स को शेयर करना पड़ेगा, बट द साइड विल बिकम चेंज्ड। Once this P&L appropriation account is prepared, after that we have to prepare the partners capital account. पर partners capital account जब हम बनाते हैं उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। क्लियर? पहला मेथड्स है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम प्रैक्टिकली कैसे वर्कआउट करेंगे, उसमें कौन कौन सी आइटम्स दिखाई जाती है और वही आइटम्स क्यों दिखाई जाती है, और उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दोनों मेथड से कैसे बनते हैं, दिस वी आर गोइंग टू शेयर इन द नेक्स्ट lecture. This is all for today's class. Thank you very much.